3, 2, 1 and start. गवर्नमेंट के साथ जो लैंड थी वो हमने रिटर्न कर दी और अब अपनी जो प्राइवेट खरीदी हुई ज़मीन है उसके ऊपर हम डेवलप करेंगे। मोस्टली इंडस्ट्रियल एस्टेट सरकार बनाती रही पहले, तो उनमें क्या है कि मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। 8,000 एकड़ की ज़मीन हमारे पास है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी काम हुआ। गुड़गांव का नाम नहीं था उसके अंदर। कोई भी शहर जो पुराने हैं उनको कितना भी रिट्रोफिट करिए आप, उनको पूरी तरह से स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। मॉनसून वाले टाइम पे वाटर लॉगिंग की ये सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, रोड्स में पॉट होल्स हैं और बहुत सारे टीयरिंग इश्यूज हैं जो गुड़गांव में रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो, वो दिखते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें एमएटी में नहीं दिखेंगी? हम ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वास्ट डेवलपमेंट बन के पूरी कंट्री का निकलेगा, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय रिलायंस। बिग इज नॉट ऑलवेज ब्यूटीफुल। एक नाम है जो उसको बुलाया नहीं जा सकता। साब आया है जो कि यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर बनाएगा। चिमनी से धुआं निकल रहा होगा और बहुत सारा पोल्यूशन होगा, बहुत सारी नॉइज होगी। Not a single company is there which will pollute the either water or air. फरीदाबाद कोसों पीछे छूट गया। 2018 में 5600 रुपीज़ स्क्वायर मीटर लैंड दी थी, वो आज 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। भारत, इंडिया सबसे आगे। So when we talk about mega development, so usually builders की बात करते हैं तो 5, 10, 15 एकड़ की डेवलपमेंट आपने देखी होगी। वहीं पे डेवलपर्स की बात करते हैं तो वहां इकोसिस्टम की बात होती है 50, 100 और 200 एकड़ की। अगर मैं आपको बात बोलूं, गुड़गांव के साथ 8,000 से ज्यादा एकड़ में मेगा डेवलपमेंट में ग्रीन स्मार्ट सिटी आ रही है, वो भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। सो टुडे we have our honorable guest Shri Vallabh Goyal ji, who is whole-time director of Reliance, who is CEO of MedCity Model Economic Township. So welcome, sir. How are you? All well, brother. Thank you very much. Thank you so much, sir, for coming on Yes. home ground. My pleasure. So गुड़गांव में सर हम अक्सर काम करते हैं और गुड़गांव के साथ इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, तो मुझे लगा कैसे हम इस चीज को छोड़ सकते हैं, एंड दैट टू ऑफ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सो मैं चाहता हूं सर, आज खुल के हम बात करें। जरूर। आपसे जानना चाहता हूं फ्रॉम द डे वन ऑफ एमईटी सिटी, मेड सिटी आज क्या है और शुरुआत में क्या थी, क्या विजन था, और रिलायंस आज क्या करने वाला इस एरिया में। सो शुरू करने से पहले मैं आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहता हूं सर। हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी? मैं आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी आई वर्क इन कपल ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग जेके। ओके। और फिर मैंने 1998 में रिलायंस ज्वाइन किया और 7-8 साल मैंने मुंबई में काम किया। उसके बाद 2006 में ये अपॉर्चुनिटी मुझे कंपनी के द्वारा सौंपी गई और मैं 2006 से इस कंपनी के लिए कंपनी फॉर्मेशन की स्टेज से लेकर आज तक इस कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। तो 2006 का मतलब है सर आज हम 2026 में बैठे हैं। जी, 19 साल प्लस हुए। 19 इयर्स, 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे आप। कंपनी फॉर्मेशन के साथ से ही मैं हूँ इस कंपनी से। राइट राइट। सो सर रिलायंस में आपने पहले भी काम किया होगा, तो क्या विजन रहा रिलायंस का मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप के लिए इनिशियल डेज में? सी इन 2006 ऑल ऑफ अस नो दैट उस समय में एसीजेड का बहुत बोलबाला था। राइट। तो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, तो हमारी कंपनी ने भी एक 25,000 एकड़ के एसीजेड बनाने का एक प्रोग्राम बनाया था। उसके अंदर हमने सरकार के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया था राइट। और उसके अंदर हमने ये ज़मीन खरीदी हम्म। और उसके बाद इस पे काम चालू किया। उसमें जो गवर्नमेंट के साथ जो लैंड थी वो हमने रिटर्न कर दी और अब अपनी जो प्राइवेट खरीदी हुई ज़मीन है उसके ऊपर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके। सो मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप सर, ये नाम क्यों रखा गया? सी बेसिक बात ये है कि आपको एक ऐसा एक आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है, तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज को बेस्ट इन क्लास सुविधा देनी पड़ेगी आपको। राइट। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बनाने के बाद उसको मेंटेन करना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा, हमने जब आपके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया उसके पहले हमने काफ़ी सर्वे किया दूसरी इंडस्ट्रीज़ में,
तो जो सरकार की जो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स थी, मोस्टली इंडस्ट्रियल इस्टेट सरकार बनाती रही पहले, तो उनमें क्या है कि मेंटेनेंस नहीं हो पाता था। तो वी वांटेड टू एस्टेब्लिश दिस मॉडल वेर इन अदर्स कैन रेप्लिकेट, राइट। कि भाई हमने ऐसा बनाया है, अब आप देखो, आप और रेप्लिकेट करो, क्यों, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में लग सके, रोजगार दिया जा सके, और हमारा शेयर इन जीडीपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो सके, जो कि 15-17% से हमें यदि विकसित भारत को बनाना है तो 25% तक ले जाना होगा। राइट, राइट। सो मेरे को याद है सर, इनिशियल डेज में मैंने भी अपनी जर्नी 2009-2010 से शुरू की। जी तब डीएमआईसी का बड़ा बोलबाला था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जी जी दादरी से शुरू होकर मुंबई जेएन पोर्ट तक जाएगा। जी जी सो तब हम सोचते थे कि यार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल टाउन्स बनेंगे इसके साथ। जी। सो मैं रिलायंस का वो माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि रिलायंस कैसे आज ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में किस विजन के साथ आया, और ये एमिटी आज हम 20 साल की डेवलपमेंट देखते हैं। ये आपने जहाँ डीएमआईसी की बात की, तो ये डीएमआईसी का भी एक नोड है। इनिशियल जो प्लान हुआ है उसके अंदर मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप ऑफ मेड सिटी इज ए पार्ट ऑफ डीएमआईसी नोड। ओके। और ये जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी पार्ट है, जेआईटी है। 13 जेआईटी इंडिया में अप्रूव हुई थी, जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसमें से ये एक है। और जो कि जितनी कार्यरत है उसके अंदर ये सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट है एक्चुअली। राइट। जी सो गुड़गांव को देखते हैं सर, बड़ा इकोनॉमिक बूम रहा गुड़गांव में। आपने 2006 से शुरू किया। मुझे भी लगता है कि गुड़गांव की एग्रेसिव जर्नी शायद 25 साल पहले ही शुरू हुई। जी मारुति आई, इंडस्ट्रियल यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा रोल प्ले मानेसर में हुआ। आज गुड़गांव हम देखते हैं, आफ्टर बेंगलुरु दिस इज सिलिकॉन सिटी। सो गुड़गांव के साथ इतनी बड़ी मेगा डेवलपमेंट हो रही है, और मुझे लगता है कि आज शायद लोग उस लेवल के अवेयर नहीं है। सो अब मैं जानना चाहता हूं आपसे, व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप, क्योंकि हम ग्लोबल सिटी की स्टोरी सुनते हैं, हम दुबई बिजनेस बे की स्टोरी सुनते हैं, तो आज मैं मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप की स्टोरी आपसे सुनना चाहता हूँ। सी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप, हम लोग एक 8,000 एकड़ की ज़मीन हमारे पास है, उसके अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम यहाँ पे एक जो है नया शहर बसाएं। ओके। जैसे मैंने आपसे चर्चा में पहले भी कई जगह कहा है कि जैसे दिल्ली का गुड़गांव एक सेटेलाइट शहर बना, राइट। ऐसे आज गुड़गांव काफ़ी ओवरग्रोन हो चुका है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी समस्याएं हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब 2013 में 14 में जब अपनी स्पीचेस में कहा था कि हमें 100 नए शहर बसाना है, 100 स्मार्ट सिटीज, तो राइट। 100 स्मार्ट सिटीज़ बसाना है, तो उसमें एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी काम हुआ। गुड़गांव का नाम नहीं था उसके अंदर, पर गुड़गांव में भी काफ़ी काम किया गया, अन्य शहरों में भी काम हुआ। पर कोई भी शहर जो पुराने हैं उनको कितना भी रिट्रोफिट करिए आप, उनको पूरी तरह से स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। राइट। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाएं जो सस्टेनेबल हो। और वही परिकल्पना के आधार पर हमने काम किया है अभी तक। और ये आईजीबीसी का प्लेटिनियम रेटेड सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जो कि प्लेटिनियम रेटेड है। और इंडिया के अंदर कोई 2-3 ही ऐसे हैं दूसरे जो कि प्लेटिनियम रेटेड हैं। ओके। तो सस्टेनेबिलिटी, लिवेबिलिटी, इकोनॉमिकलिबिलिटी, आपके एम्प्लॉयमेंट, इन इश्यूज पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और ओके। इसीलिए हम आज तक इतनी प्रोग्रेस कर पाए हैं। ओके। सो आपने बात की सर टीयरिंग इश्यूज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जी कि पुरानी सिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। मुझे चांदनी चौक अचानक से याद आ गया कि चांदनी चौक में चाहे वो मेट्रो आ जाए, अंडरग्राउंड आ जाए, ऊपर की आ जाए, वो रहेगा चांदनी चौक। यू कांट रीबिल्ड दैट, क्योंकि स्क्रैच से चीजें वहीं पे शुरू हो सकती है जहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। जी सो सैटेलाइट टाउन, ये बहुत अच्छा थॉट है कि अगर डीकंजेस्ट हम गुड़गांव को करें, तो नोएडा को करें, तो एक उसके साथ ही एक सैटेलाइट टाउन बना दें। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गुड़गांव के साथ एक बहुत बड़ी मेगा डेवलपमेंट हो रही है? जैसा गुड़गांव को शायद दिल्ली का स्पिल ओवर इफेक्ट मिला है, वैसा गुड़गांव सिटी का स्पिल ओवर इफेक्ट एमईटी को मिलेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा है। और यही हमारी सोच है, और इसी सोच के आधार पे हम काम कर रहे हैं। और आज यदि आप देखें तो जो न्यू गुड़गांव है, वहाँ से पहुँचने में 25-30 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं हमारे।
और जैसे जैसे कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होती जाएगी, जो कि हरियाणा सरकार इस संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रही है और ऑल ओवर इंडिया में कनेक्टिविटी पे बहुत अच्छा काम हुआ है। ऑलरेडी आप देखेंगे कि UVR2 बनने से कितना फायदा हुआ है। राइट। तो सिमिलरली काफ़ी इसके अंदर और कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है ऑलरेडी। हमारे एरिया की प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम चल रहा है। तो आने वाले समय में जो न्यू गुड़गांव से आज 25-30 मिनट लगते हैं, वो और भी कम लगेंगे। और ये जो परिकल्पना है कि हम एक सैटेलाइट टाउन जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, मतलब हम चाहते हैं कि पहले लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लें फिर घर लें। तो इस तरह का जो परिकल्पना है हमारी, वो पूरी हो सकेगी और हो रही है। ऑलरेडी मुझे खुशी है बताते हुए कि आज 40,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं हमारे एरिया में। और यदि हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखें तो करीब करीब 1 लाख परिवार यहाँ पर आज की डेट में रोजगार पा रहे हैं। ओके, तो 40,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, डायरेक्ट मिल चुकी है। सो 40,000 बड़ा नंबर है सर, बहुत जी बड़ा नंबर है। जी, करीब करीब 500-600 बसों से लोग यहाँ पे आते हैं आज की डेट में। राइट राइट। अच्छा सर, एक चीज मैं यहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज जरूर छेड़ना चाहूंगा। आज गुड़गांव की डेवलपमेंट हो गई, यहाँ पर हाई पेइंग जॉब्स आ गई, आईटी कंपनीज आ गई, कॉर्पोरेट्स आ गए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिबल कर रहा था। तो अब हमें मानसून वाले टाइम पे वाटर लॉगिंग की ये सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, रोड्स में पॉट होल्स हैं, और बहुत सारे टीयरिंग इश्यूज हैं जो गुड़गांव में रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो ट्रैफिक जैम हो, वो दिखते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें एमईटी में नहीं दिखेंगी? यही हमारी यूएसपी है। रिलायंस की सोच हमेशा थिंक बिग डू बेस्ट है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिलायंस की स्पेशलिटी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ कभी भी नहीं आएगी। राइट। सो रिलायंस का जब भी नाम आता है सर, सारी इंडस्ट्री में मेरे को लगता है ये सबसे डोमिनेटिंग है। सो चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो, चाहे वो रिटेल हो, सो दिस एमईटी इज बैक्ड बाय रिलायंस। हम ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वास्ट डेवलपमेंट बन के पूरी कंट्री का निकलेगा, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय रिलायंस। सी बड़ा big is not always beautiful. Okay, what you need is it should be sustainable and people should take advantage of it. People should be satisfied there. So that is where we are working और यही हमारी सोच है कि लोग खुश हों, लिवेबल हो, सस्टेनेबल हो और लोगों को जॉब मिले और इकोनॉमिकल रेट्स पे मिले, इंडस्ट्री में सर्वाइव करें, फले फूले और लोग और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है इस बारे में कि आज हमने करीब करीब 650 इंडस्ट्रियल प्लाट्स दिए हैं अभी तक। उसमें से आज 400 प्लाट्स ऑन ग्राउंड है, 125 के करीब इंडस्ट्री चल रही हैं और 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारी जो सोच है कि हमें बेस्ट से बेस्ट सुविधा देनी है, इसलिए ही ये लोग यहाँ पे आए। और आप कभी भी कोई सर्वे करिएगा, आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल जो लोग आए वो कितने खुश हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमने जो सस्टेनेबिलिटी पे काम किया है, उसकी वजह से जो हमारे एरिया का एक्यूआई है गुड़गांव से कहीं कहीं कम है। मैं आई एम नॉट डोंट वांट टू मेक नंबर, सो पीपल लेट पीपल सी इट, इट इज मच लेस देन गुड़गांव बिकॉज ऑफ आवर सस्टेनेबिलिटी एफर्ट ओनली। सो इंडस्ट्रीज की आपने बात की सर, सो व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज आर हियर? कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितनी कंट्रीज से हैं? यहाँ पर 11 कंट्री से आज की डेट में इंडस्ट्रीज हैं। Wow. उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जापान है, उसकी भी 11 कंपनीज हैं। उसके बाद कोरिया है, ताइवान है, आपके जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है और एक नाम है जो उसको बुलाया नहीं जा सकता, साब आया है, जो कि यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर बनाएगा। और ये फर्स्ट स्वीडन बेस्ड कंपनी है और ये पहली कंपनी है इंडिया में जिसको सरकार ने 100% एफडीआई अलाउ किया है। Wow. और वो अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है। ऐसे कई पैनासोनिक है, डेंसो है, तरह तरह की कंपनियां हैं। आप यूने में एक कंपनी है लाइफ सेल, वो ये जो अपने एम्बिकल कार्ड को बैंकिंग करती हैं। Okay. तो दिस वेरी हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी विच हैज टू स्टोर दी एम्बिकल कार्ड फॉर 40-50 ईयर्स। सो ऐसे मेडिकल डिवाइसेस की कंपनियां हैं यहाँ पे।
एक कंपनी है बॉडी टेक जो कोरिया से आई है, एक कंपनी है निहॉन कोडॉन जो अमेरिका से आई है, राइट। ये मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। ऐसे बहुत तरह तरह की कंपनियां हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कंपनियां हैं। सो ह्यूमर आया है जर्मनी से अभी, जो उसकी फैक्ट्री अभी अभी इनॉग्रेट हुई है। तो इंडस्ट्रियल एरिया सर जब भी दिमाग में आता है ना तो एक पिक्चर बन जाती है कि वो चिमनी से धुआं निकल रहा होगा और बहुत सारा पोल्यूशन होगा, बहुत सारी नॉइज होगी। तो एमिटी में क्या हमें ऐसे ही कुछ फीलिंग आने वाली है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। हमने सब जो इंडस्ट्रीज दिया है उसमें कोई भी पोल्यूटिंग नहीं है। हमारे जो हमने एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी लिया है उसके अंदर भी 2 पोल्यूटिंग परमिटेड है, पर हमने एक भी पोल्यूटिंग कंपनी को नहीं दिया। वाओ। मतलब नॉट ए सिंगल कंपनी इज देयर विच विल पोल्यूट दी आइदर वाटर और एयर। ओके। सो दिस अवर सोच है और हम इसी इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छी से अच्छी कंपनियां लेके आए। आप कुछ वीडियो शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह की कंपनियां हैं आई। सो मेजरली असेंबलिंग जॉब होगी यहाँ, रोबोटिक्स जॉब होगी यहाँ। सब तरह की, जैसे आपके सबसे पहले जो पैनासोनिक आई थी वो एसी बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, आपके एक वेल्डिंग मशीन बनाती है। फिर डेंसो आई थी, वो स्पेड इसके ऑटो कंपोनेंट के पार्ट्स बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया कि ये बॉडी टेक है, ये मेडिकल डिवाइस बनाती है। निहॉन कोडॉन मेडिकल डिवाइस बनाती है। लाइफ सेल ये काम करती है। तो ऐसे बहुत तरह तरह की कंपनियां हैं और कोई भी पोल्यूटिंग कंपनी नहीं है यहाँ पे। ओके। एक इंडस्ट्रियल टाउन के साथ हमेशा एक चीज रहती है सर, स्किल्ड लेबर, या हम कह सकते हैं ब्लू कॉलर जॉब तो होती है, व्हाइट कॉलर जॉब इतनी ज्यादा शायद इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं होती। सो अक्सर ऐसा होता है, हरियाणा में पहले फरीदाबाद किसी टाइम पे टॉप नॉच सिटी था, गुड़गांव एक आईटी सिटी बन के निकला, फरीदाबाद कोसों पीछे छूट गया। तो एमिटी में किस तरह की जॉब क्रिएशन है? हाई पेइंग है, मिडिल पेइंग है? सी आपने सही समझा कि शुरुआत में कहीं टाउनशिप की डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा लो पेइंग जॉब ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ भी शुरुआत में वेयर हाउसेज आए थे, आपके जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलते हैं, राइट। 4-5, तो उसमें लो पेइंग जॉब ज़्यादा थे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे लैंड यहाँ पे महंगी होती जा रही है, ठीक है, जो हमने 2018 में 5600 रुपीज़ स्क्वायर मीटर लैंड दी थी, वो आज 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। वाह। तो 7 साल के अंदर 56 हैज़ बिकम 40,000। सो जैसे जैसे लैंड महंगी होती जा रही है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंपनी, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड डेवलपमेंट कंपनी, जिसमें कि हाई पेइंग जॉब ज़्यादा आएंगे, वो आ रहे हैं, ऑलरेडी आना शुरू हो गया है। और हमारा इसमें सेकंड जो मेड सिटी 2.0 में काफ़ी कुछ यहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स लाने का एक प्रोग्राम बन रहा है, जो बहुत जल्दी हम अनवेल करें। ओके। सो सर हरियाणा में बहुत सारी आईएमटी मानेसर है, आईएमटी सोना है, आजकल न्यूज में आईएमटी खड़कोदा बहुत ज्यादा है। अब खड़कोदा फेज 2 भी आ रहा है और एक्वायरिंग का काम चल रहा है। तो ये आईएमटी इंडस्ट्रियल टाउन्स तो हम देखते हैं, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एमिटी? मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि हमने जब ये परिकल्पना की इस प्रोजेक्ट की, तो हमने कई सारी प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स की स्टडी की और हमने ये पाया कि 2 चीज़ों की वहाँ पे मेन कमियां थी। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक मेंटेनेंस की, और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी की। तो हमने इन तीनों को पूरा किया है। आप हमारे यहाँ देखेंगे कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह हमने काफ़ी सारी रखी है, उसमें पॉलिसी में भी सरकार ने बदलाव किए। सरकार का बड़ा सहयोग है इस बारे में। और हमने इस तरह से प्लान किया है कि हम पास पास है फिर भी अलग अलग हैं। तो आप हमारे यहाँ देखेंगे कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वो इंडस्ट्रियल के पास है पर फिर भी अलग है। तो इस कंसेप्ट का ये फायदा है कि हम आइडियली हम चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपने होम से वर्क प्लेस से होम पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की, कि यहाँ पे हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से काम किया, उसको सेपरेट किया है और उसको फिर भी पास में बनाया उसको, ताकि बीच में ना आए वो। इस तरह के प्लानिंग की, बहुत बहुत प्लानिंग हमने इसमें। प्लानिंग इज द फर्स्ट इनपुट फॉर ए सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, एंड दिस इज वेयर वी हैव पेड ह्यूज अटेंशन फॉर प्लानिंग।
और यही जो हमको डिस्टिंग्विश करता है इन दूसरे प्रोजेक्ट जो IMTs वगैरह से, कि यहाँ वही 3 चीज़ें जैसे मैं बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और मेंटेनेंस में तो कहा नहीं जा सकता क्या होता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ को हमने, ये समस्या नहीं आए इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया है, और यही हमारी USP है आज के लिए। राइट। आपने बताया सर इंडस्ट्रियल आपने ऑलमोस्ट 5,000 रुपये मीटर से शुरू कर 40,000 मीटर तक हो गया। 5600 से शुरू कर 40,000 रुपीज इनफैक्ट तक। फर्स्ट प्लाट तो हमने 2500 रुपीज़ में ही दिया था पैनासोनिक को। ओके ओके। तो अगर हम एवरेज आउट देखें तो 8 टाइम्स इंडस्ट्रियल हो गया। जी। रेजिडेंशियल की कैसी रही जर्नी सर? उससे ज़्यादा बेहतर है रेसिडेंशियल की जर्नी। ओके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से गुड़गांव में अनअफोर्डेबल हो गया है रेसिडेंशियल, उस तरह से जो है वो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है आज गुड़गांव में कि जहां आदमी को 4-5 करोड़ रुपए से नीचे का, कोई 3 करोड़ रुपए से नीचे का कोई मिलता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमारे यहाँ वो बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए वो सप्लाई देने की। और गुड़गांव में जिन लोगों को अपने घर नहीं ले पा रहे हैं उनको घर प्रोवाइड करने की ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और हम उस तरफ काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो रेसिडेंशियल प्लाट के भाव भी इसी तरीके से बढ़े हैं। हमने 1 अक्टूबर 21 को 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से लॉन्च किया था, और अभी लास्ट हम 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड बेच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि 4 साल के अंदर 4 गुने के करीब पैसे हो गए। 25,000 से 90,000। जी सर। ओ माय गुडनेस। इतना तो गुड़गांव ने शायद एप्रिसिएशन नहीं दिया होगा। जी जी। हम एग्जांपल लेते हैं गुड़गांव का कि ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना प्रॉपर्टी हो गई है जिसने भी 21-22 में एंट्री कर ली। जी जी। तो ये तो गुड़गांव से ज्यादा एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। क्या रीजन रहा सर इसके पीछे? देखिए, हर कोई जब एक बार जाके देखता है ना वहाँ पे, तो उसको समझ में आता है कि मैं क्या ले रहा हूँ। ठीक है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे यहाँ जो प्लाटिंग है वो 95% प्लाट ईस्ट वेस्ट है। आपको किसी भी बिल्डर में ये इस तरह का नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर जैसे 650 के करीब DDJY के इंडिया हरियाणा में लाइसेंस इशू हुए हैं। ठीक है। उसमें मिनिमम 9 मीटर की रोड बनाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सर। हार्डली किसी व्यक्ति ने 9 मीटर से ऊपर की रोड बनाई होगी। हमारे यहाँ मिनिमम रोड 12 मीटर की है, 18 मीटर की है, 24 मीटर की है, 30 मीटर की है। और जहाँ भी 12 मीटर से बड़ी रोड है उसके अंदर हमने 9-9 मीटर की सर्विस रोड दी है। तो यदि जहाँ 18 मीटर की रोड है वो 36 की है, 24 की वो 42 की है, और जो 30 की वो 48 मीटर की रोड है। आप एक भी प्रोजेक्ट DDJY की किसी की भी देख लें, कहीं नहीं मिलेगी आप। तो हमारा जो यील्ड है वो बहुत कम है। हमने ग्रीन एरिया पे बहुत ध्यान दिया है। ग्रीन एरिया काफ़ी प्रोवाइड किया है, वाइडर रोड्स प्रोवाइड किए हैं जिससे लिवेबिलिटी अच्छी है। और दैट इज़ द रीज़न कि लोग जब जाते हैं तो फिर वो कहते हैं मुझे यहीं प्लाट लेना है भाई, कहीं जाना ही नहीं है। राइट राइट। सो आपने सर रेजिडेंशियल की बड़ी अच्छी स्टोरी शेयर की, इंडस्ट्रियल की बड़ी अच्छी स्टोरी शेयर की। मेरे को तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम और क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगले 10 से 15 साल? क्या कैसे होंगे MET सिटी के? अब MET सिटी वैसे तो 2006 से चालू है, परंतु असली डेवलपमेंट इसका 2017-18 से शुरू हुआ है। तो अभी ये 6-7 साल पुराना है। ठीक है। 18 से जब 18 साल आएंगे राइट। तब पूरे होंगी, और तब तक ये पूर्ण रूप से विकसित, और इसमें सब तरह का सुविधाएं, जैसे आपको आज एंटरटेनमेंट की थोड़ी सुविधाएं कम है वहाँ पर। आपको मॉल्स वगैरह नहीं है, रिटेल की थोड़ी अभी कम है, तो ये सब सुविधाएं मिलने लगेगी। ऑलरेडी इसी क्रम में हमने काफ़ी SCO बना दिए हैं जिसमें बैंक, मैकडी खुल गया है, एक बड़ा ब्रांड फास्ट फूड का आने वाला है, चाहे हल्दीराम हो, बीकानेर वाला हो, कोई ना कोई आने वाला है बहुत जल्दी। हमने एक बहुत बड़ा क्लब बना दिया है ताकि लोगों को वहाँ पे सुविधा मिले, और वो फरवरी मार्च में खुल जाएगा। 65,000 फुट का क्लब है, बहुत ही शानदार क्लब बनाया है वहाँ के एरिया के हिसाब से, और वो फरवरी मार्च में खुल जाएगा। ऐसे काफ़ी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे। ओके। एक स्कूल आ रहा है, एक हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जो एक शहर के लिए चाहिए होती है वो सब सुविधाएं अगले कुछ वर्षों में मिलने लगेगी। तो अभी भी जो लोग सोच रहे होंगे कि वो लेट हो चुके हैं, तो अभी जर्नी बाकी है। बहुत बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर आना बाकी है। राइट राइट राइट।
अच्छा सर, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, सो इंडिया फ्रंट पे आपको क्या लगता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्कोप है? सी, सारी वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं कि चाइना प्लस एक स्ट्रेटेजी चल रही है, हम्म। और उसमें भारत, इंडिया सबसे आगे है। हम्म। और हमें, प्राइम मिनिस्टर साहब का सपना है कि, सपना क्या मतलब, उनका कहना है कि भाई हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और यदि आप किसी भी अन्य कंट्री की जो विकसित हुए हैं, चाहे यूएसए, जापान है, कोरिया है, चाइना है, सिंगापुर है, किसी की भी स्टोरी देखेंगे आप, पास्ट में देखेंगे, तो ये सब कंट्री का पीक, जब ये विकसित हुए उस समय पीक इनका मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इन जीडीपी हम्म। वाज 25 टू 32% था। राइट, अभी इंडिया का कितना है सर? 15 से 17% है। हम्म। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अपनी जीडीपी में बढ़ाना ही है, हम्म। और उसको 25% से ऊपर ले जाना है, और उसी से हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आज यदि किसी से कहें सिंगल मोस्ट हमारी समस्या क्या है, हम्म। तो हमारी सिंगल मोस्ट सबसे बड़ी इशू पेंडिंग है रोजगार की। और ये रोजगार मास स्केल पे सिर्फ एंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर सकती है। राइट। सर्विसेज में हम ऑलरेडी 60% के करीब पहुंच गए हैं। सर्विसेज का शेयर हम कितना और बढ़ा सकते हैं? हम्म। देखिए, 3 मेजर रोजगार के केंद्र हैं: हम्म। सर्विसेज, हम्म। एग्रीकल्चर Sure, एंड and मैन्युफैक्चरिंग। manufacturing, right? ठीक है। सर्विसेज स्टेगनेंट हो रही हैं, उसमें स्लोअर ग्रोथ है। हम्म। एग्रीकल्चर में रिडक्शन है। हम्म। तो जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है हम्म। वो सिर्फ एंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही है, हम्म। और उसी से हम देश को विकसित कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर दें, और सरकार ने अनेकों अनेक कदम उठाए हैं। हम्म। पीएलआई इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। बिकॉज ऑफ विच द लॉट्स ऑफ ओईएम मैन्युफैक्चरिंग हैज कम, और उसका रिपल इफेक्ट है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और आ रही हैं करके। हम्म। तो ये बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है किसी को। राइट। सो 10 से 15 साल अगले हम इंडस्ट्रियल एरिया पे देखते हैं तो बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आती है। आजकल एआई की बहुत बात होती है, आजकल रोबोटिक्स की बहुत बात होती है। सो हम भी उस तरफ कुछ कर रहे हैं सर? बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको कहा कि हम स्मार्ट सिटी हैं। स्मार्ट होने का मतलब क्या है? हम्म। स्मार्ट होने का मतलब ये कि हर तरह की सुविधा और रेसिडेंट को, इंडस्ट्री को ऑनलाइन मिलनी चाहिए। हम्म। ठीक है, बेस से बेस। जैसे आप देखें कि, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रीट लाइट है। हम्म। ठीक है, तो आपकी हमारी स्ट्रीट लाइट, हर स्ट्रीट लाइट एनबी-आईओटी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। हम्म। तो हम इंडिविजुअल स्ट्रीट लाइट बंद चालू कर सकते हैं, हम्म। डिम कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, ओ। उससे हम पावर की सेविंग कर रहे हैं। राइट। फिर हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हम्म। वो पूरा स्काडा बेस्ड है। हम्म। वो एक जगह बैठ के ऑपरेट हो सकता है, आप सीन पे देख सकते हैं कहाँ पे क्या इतना पानी है, क्या जा रहा है। यहीं से कोई वाल बंद चालू कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सिमिलरली हमारा आपके जो ये सिस्टम है, अपना कॉलोनी मैनेजमेंट सिस्टम है, हम्म। वो भी इसी तरह से है। तो ये सब चीज़ जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, वो सब एलिमेंट हम शुरू से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। ताकि जो है आपके लोगों को लिवेबिलिटी बिकम्स ईजियर एक्चुअली। राइट, सो प्लग एंड प्ले वाला बिल्कुल, कॉन्सेप्ट। आपको बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, आपको वाटर सप्लाई भी मिलेगी, आपको ऑप्टिकल फाइबर भी मिलेगा, बिल्कुल, नेटवर्क भी मिलेगा, वो बिल्कुल, सारी चीजें मिलेंगी आपको। बिल्कुल, सो सर, पूरी प्रॉपर जब सिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें ग्रुप हाउसिंग भी आती है, बिल्कुल। उसमें मॉल्स भी आते हैं, रिटेल भी आता है, उसमें जी, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले जी, करती है। जी। तो आज हम 40-45 मिनट में द्वारका एक्सप्रेस से पहुंचते हैं, तो आने वाले टाइम में ये सारी चीजें हमें एमिटी में दिखने को मिलेगी? 100% मिलेगी। इनफैक्ट धीरे धीरे सब चालू हो रहा है। हम्म। और मैं आपको ये कह सकता हूँ बड़े विश्वास के साथ कि आज भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे से 25-30 मिनट में पहुंच सकते हैं। हम्म। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हम और सरकार इस एरिया की कनेक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम्म। वो कनेक्टिविटी में आने से, इम्प्रूवमेंट होने से, और 5-10 मिनट 15 मिनट इसमें कम हो जाएंगे। और ये आपको जो आप ग्रुप हाउसिंग भी आएगी, बहुत शीघ्र ग्रुप हाउसिंग आएगी। फ्लोर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं, हम भी बना रहे हैं फ्लोर्स, राइट। कुछ और लोगों ने भी बना के बेचे हैं। हम्म। और ग्रुप हाउसिंग भी हम बहुत शीघ्र ही लाने वाले हैं। तो 2026 की क्या प्लानिंग है सर, मेड सिटी बहुत की? बहुत कुछ होने वाला है।
और द प्लानिंग इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, Okay. इट नेवर स्टॉप्स। Okay. सो दिस इज वेयर वी आर वर्किंग 24/7। आप बहुत कुछ देखेंगे आने वाले समय में। So we can say to our viewers, जो भी रिलायंस मिड सिटी का हाथ अभी पकड़ लेगा तो जर्नी बहुत लंबी है बिल्कुल और सब मिलके पैसे कमाएंगे। बिल्कुल, अभी तक भी बहुत फायदा हुआ लोगों को, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपकी लिवेबिलिटी, आपकी संतोष इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी आगे तक जाएगा। अच्छा सर, मैं बस सेशन खत्म करने से पहले 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा। ये कौन लोग हैं इंडस्ट्रियल को छोड़कर जो आप वहां पे प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर फ्लोर्स आने वाले टाइम में खरीदेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे जो आसपास लोग काम कर रहे हैं वो हैं, फिर बाकी दिल्ली एनसीआर से लोग हैं, और बहुत दूर दूर से भी लोगों ने खरीदे हैं, क्योंकि देखिए रिलायंस की प्रोजेक्ट है, इसलिए लोगों को बड़ा विश्वास है कि हमको टाइम मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी, और हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट भी करेगा। इसलिए सब तरफ से इन्वेस्टमेंट आता है, सब तरफ से लोग लगाते हैं पैसे, इसमें कोई दिक्कत साउथ की। से भी आता सर, मुंबई से? मुंबई से भी आया है। अच्छा, मुंबई से भी आता भी आया है। ग्रेट ग्रेट। जी जी सो सर, अब कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। आपने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की बात की, जी आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात की, जी। आपने रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की बात की, हम्म, सैटेलाइट जोन की बात की, हम्म, और इसके अलावा आपने बात की कि गुड़गांव का स्पिल ओवर इफेक्ट अगर सबसे ज्यादा किसी एरिया में मिलने वाला है तो वो ये है। बिल्कुल। तो आज हम 2000 एकड़ में ऑलरेडी डेवलपमेंट करके बैठे हुए हैं। जी मैं चाहता हूं हम एक सारांश पूरा प्रॉपर इस जो वीडियो के माध्यम से आप अगर दे सके हमारे व्यूअर्स को, क्यों हम इस जर्नी में जुड़े, तो प्लीज सर आप वो बताइए। देखिए, ये प्रोजेक्ट गुड़गांव के बहुत क्लोज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप्ड है, और इसके अंदर बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जो सस्टेनेबल है, आईजीबीसी प्लेटिनियम रेटेड है, और यहाँ पर अनेक तरह की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग रहेंगे, और धीरे धीरे यहाँ पे हर तरह की सुविधा मिलेगी, और सस्टेनेबल है, ये स्मार्ट है, और फ्यूचर ओरिएंटेड है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी उपयोग हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, पावर के बारे में बताया, आपके वाटर के बारे में बताया। सिमिलरली आपका सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर के बारे में बताया, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। इस तरह के अनेक सुविधाएं यहाँ पर है, और ये प्रोजेक्ट इज़ ए फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ दिस एरिया, एंड मेरे पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे इफ़ यू इन्वेस्ट हियर। राइट सर। सो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, रिलायंस है तो मुमकिन है। गुड़गांव से ज्यादा एप्रिसिएशन जो है इस एरिया में मिला है, तो अभी भी जर्नी बाकी है। 2000 एकड़ बना है, 8000 एकड़ तक डेवलपमेंट जानी है। सो क्विकली सर, एक रैपिड फायर राउंड रखा है हमने। जरूर। सो ये क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर, इफ नॉट मिड सिटी देन व्हाट? जर्नी कंटिन्यूज। ओके। बेस्ट मोमेंट ऑफ मिड सिटी? इज येट टू कम। Okay. How you see India in 2047? विकसित भारत। Okay. How's Gurgaon real estate market right now? इट्स गुड। Okay. Which city has similar potential in smart city development like MET City, Jhajjar? एनसीआर में तो कोई भी नहीं है। इसके अलावा सर? स्मार्ट नहीं है, लार्ज हो सकती हैं, एक दो लार्ज हैं। Okay. एक सिटी सिटी है। स्मार्ट बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट में एक दो गवर्नमेंट की एफर्ट है, पर वो अभी काफ़ी पीछे हैं। Okay. सर दिल से आंसर देना, आपने मुंबई में भी काम किया है, सो वर्किंग इन मुंबई और गुड़गांव? मुंबई हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ स्केल पे काम होता है, और यहाँ प्रोजेक्ट है, उसमें एग्जीक्यूशन पे काम होता है। मेरे लिए दोनों में काफ़ी संतोष। करना पड़े सर। ये बड़ा मुश्किल है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट सर। माय प्लेजर। बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में सर। थैंक यू वेरी Thank you so मच।